साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो रहे राज्य विधान साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथियों, विधानसभा के बाद में आज हम बात करेंगे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, विधान परिषद में कौन कौन शामिल है, विधान परिषद की क्या संरचना है, विधान परिषद के कितने न्यूनतम सदस्य होते हैं, विधान परिषद के कितने अधिकतम सदस्य होते हैं और इनकी क्या क्या योग्यता होती है, कैसे इनका विघटन होता है, पूरी की पूरी चर्चा एक कहानी के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राज्य विधान परिषद के बारे में। साथियों, अगर राज्य विधान परिषद का कहीं उल्लेख है या सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है कि एक राज्य परिषद होगा, तो वो राज्य परिषद कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका गठन क्यों किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि राज्य में एक विधान मंडल होगा, राज्य में एक विधान मंडल होगा जिसका गठन राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा से मिलकर होगा। उस समय हमने इस नाम को जान लिया था कि राज्य में विधानसभा के साथ साथ में एक विधान परिषद भी होती है। अगर हम बातचीत करें कि विधान परिषद की संरचना क्या है, गठन क्या है, सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 ये कहता है कि राज्य में एक राज्य विधान मंडल होगा। राज्य में कौन सा मंडल होगा? राज्य विधान मंडल होगा। और इस राज्य विधान मंडल का जो गठन है वो राज्यपाल, राज्य विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होगा। उस समय हमने जान लिया था कि राज्य में एक विधान परिषद भी होता है, उसके बारे में अब कहानी से चर्चा करेंगे। अब हम पहले बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 ये कहता है कि राज्य में एक विधान मंडल होगा। कौन सा मंडल होगा? विधान मंडल होगा जिसका गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बने होगा। विधान परिषद। हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा की, विधानसभा के बारे में चर्चा की, अब हम करेंगे विधान परिषद के बारे में चर्चा। सबसे पहले उल्लेख ये मिलता है कि संविधान के अनुच्छेद 168 में हमें जानकारी मिलती है कि राज्य में एक विधान मंडल होगा और इस विधान मंडल का जो गठन है वो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर होगा। इसके अलावा हमें ये पता है कि भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, नाम मात्र के ऐसे 6 राज्य माने जाते हैं जहाँ विधान परिषद है। क्या इसका उल्लेख कहीं लिखा हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में विधान परिषद है? तो इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। 168 में ही जानकारी मिलती है कि किस किस राज्य में विधान परिषद काम कर रही है। तो हम उस राज्य के नाम का भी पता होना जरूरी है, उसकी भी जानकारी होनी जरूरी है कि किस किस राज्य में विधान परिषद काम कर रही है। तो हम अगर विधान परिषद की बात करें तो कितने राज्यों में काम कर रही है? 6 में। पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या है 100। 2 नंबर पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ विधानसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 78। नंबर 3 पर बात करें तो हम बात कर लेते हैं बिहार की, और बिहार में कितने सदस्य हैं? तो बिहार में कितने हैं? 75 है। अगर हम बातचीत करें
कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक में कितने सदस्य हैं? हम नंबर 5 पे बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में। और नंबर 6 पर बात कर लेते हैं हम तेलंगाना के बारे में। अगर हम बातचीत करें कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक में कितने हैं? 75 माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में 50 है और तेलंगाना में 40 सदस्य हैं। ये पूरी की पूरी जो जानकारी है, ये जानकारी हमें ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में मिलती है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधान मंडल होगा और इसका गठन राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर होगा। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक उत्तर प्रदेश जहाँ विधान परिषद सदस्य संख्या 100 है, महाराष्ट्र जहाँ विधान परिषद सदस्य संख्या 78 है, बिहार की बात करें तो 75, कर्नाटक की बात करें तो 75, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 50, तेलंगाना की बात करें तो 40। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद काम कर रही है। अब हम तो बात कर रहे हैं विधान परिषद के बारे में, तो हम अब चर्चा करेंगे विधान परिषद की संरचना के बारे में कि विधान परिषद की संरचना किस प्रकार होती है, विधान परिषद में इनका सदस्य संख्या कितनी होती है, न्यूनतम कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है, क्या क्या इनके प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम बातचीत करेंगे कि विधान परिषद की गठन किस प्रकार होता है, विधान परिषद का निर्माण किस प्रकार होता है, विधान परिषद का निर्माण कौन करती है, विधान परिषद के अगर निर्माण करना है तो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, किस बहुमत से वो प्रस्ताव को पास किया जाता है। एक कहानी है। कहानी यह है कि आपको जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लेकर आती है। और प्रस्ताव ये लेके आते हैं सबसे पहले कि प्रस्ताव कौन लेके आती है कि आपको जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, उस राज्य की विधानसभा लेके आती है। विधानसभा ने एक प्रस्ताव लिया और विधानसभा के अगर कहें तो कुल सदस्य संख्या है उनके बहुमत से, अगर कोई विधानसभा प्रस्ताव लेके आती है, उस विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस मतदान व उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। एक बार मैं पुनः आपको बताता हूं कि हमें राजस्थान में अगर हमें विधान परिषद का गठन करना है या किसी अन्य राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, तो जिस राज्य में करना है उसकी विधानसभा एक प्रस्ताव लेती है। और उस प्रस्ताव में क्या होता है, उस प्रस्ताव में कुल सदस्य संख्या का बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, कि अगर वहाँ उपस्थित है, मतदान कर रहे हैं, तो कुल जो सदस्य संख्या बैठी है उनके 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास किया जाता है। और ये प्रस्ताव कहाँ भेजा जाता है? संसद के पास में भेजा जाता है। और संसद इस प्रस्ताव को अगर साधारण बहुमत के माध्यम से इसको पास कर देती है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। अगर साथियों, अगर कोई राज्य है, उस राज्य में विधान परिषद पहले से काम कर रही है, अगर उसको समाप्त करना है तो ये प्रक्रिया है कि विधानसभा प्रस्ताव लेके आएगी, कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास किया जाता है। और प्रस्ताव पास होने के बाद संसद के पास में जाया जाता है और संसद अपने क्या करते हैं, साधारण बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो वहाँ गठन भी हो जाता है और वहाँ समाप्ति भी हो जाती है। लेकिन साथियों, जो हमने ये एक कहानी पढ़ी है, ये भी सुनी है, इस कहानी का कहाँ उल्लेख है? तो ये जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 क्या कहता है? विधान परिषद के गठन के बारे में कहता है। विधान परिषद के गठन के अलावा विधान परिषद के समाप्ति के बारे में भी यही जानकारी देती है। कौन? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169। हम थोड़ी सी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के बारे में लिख लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे विधानसभा की संरचना के बारे में। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अनुच्छेद 169।
इसमें क्या लिखा गया है, इसमें ये बात जानकारी मिलती है, राज्य विधान परिषद के गठन व उत्साधन, या मैं इसको ये कहूँ विधान परिषद की समाप्ति के बारे में जानकारी मिलती है। हमें जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में किसकी मिलती है? राज्य विधान परिषद के गठन व समाप्ति या उत्साधन के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बातचीत करते हैं इनका गठन कैसे होता है। तो हम एक मैं चीज़ कुछ बातें लिख रहा हूँ, आप भी इसको साथ साथ में नोट करें। मैं लिख रहा हूँ कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लेकर आती है। उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लेकर आती है। ये प्रस्ताव विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाता है। इस आगे की क्या प्रक्रिया है? संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से साधारण बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करती है, तो वहाँ पर या उस राज्य में विधान परिषद का गठन व समाप्ति की जा सकती है। ये पूरी जानकारी आपके सामने है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169। क्या जानकारी मिलती है कि राज्य विधान परिषद का गठन व उत्साधन यानी समाप्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और कैसे होती है कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है उस राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव लेकर आती है। यह प्रस्ताव विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से
प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाता है। संसद अपने साधारण बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करती है, तो वहाँ पर उस राज्य में विधान परिषद का गठन व समाप्ति की जा सकती है। साथियों, विधान परिषद का अगर गठन करना है या विधान परिषद की समाप्ति करनी है, पूरी की पूरी जो जानकारी है वो एक ही माध्यम से किया जाता है। अब हम अन्य चर्चा करते हैं कि इसके अलावा अगर विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है तो संरचना का निर्माण किस प्रकार होता है। अगर हम बातचीत करें राज्य विधान परिषद की संरचना में, तो हमें जानकारी यहाँ मिलेगी कि राज्य विधान परिषद की संरचना का निर्माण कैसे होता है, कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य अधिकतम होते हैं, कितने सदस्य न्यूनतम होते हैं, इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया और विधि क्या है, पूरी की पूरी जानकारी अभी हम इसी क्लास में लेंगे। साथियों, हम बातचीत कर रहे हैं विधानसभा की संरचना के बारे में। अगर हम बातचीत करें विधानसभा की संरचना के बारे में, तो सबसे पहले जो प्रश्न ये है कि राज्य विधान परिषद है, इसकी संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें, तो अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के बारे में, अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वहाँ प्रावधान किया गया है राज्य विधान परिषद का संरचना का प्रावधान किया गया है कि कितनी सदस्य अधिकतम होगी, कितनी सदस्य संख्या न्यूनतम होगी। तो सबसे पहले कुछ बातें लिख लेते हैं, बाद में हम अधिकतम व न्यूनतम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के बारे में। 171 में जिस चीज़ का प्रावधान किया गया है वो है राज्य विधान परिषद की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको राज्य विधान परिषद की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है तो वो कहाँ मिलती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है, न्यूनतम संख्या कितनी होती है। अगर हम बातचीत करें कि राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या व न्यूनतम संख्या, अगर साथियों अधिकतम संख्या की बात करें तो कोई फिक्स नहीं किया गया है कि इस राज्य में इतनी अधिकतम संख्या होगी, लेकिन ये प्रावधान किया गया है कि जिस राज्य में राज्य विधान परिषद का आपको गठन करना है तो वह अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्य संख्या होगी। अगर हम बातचीत करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सदस्य संख्या है विधानसभा की वह 200 है। इनका हमें 1/3 करना है, तो अगर ये कहे कि इनका 1/3 अगर 66 होता है मानो या 67 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो सदस्य संख्या है वो 66 निर्धारण की गई है। अगर किसी राज्य में 99 विधानसभा सदस्य संख्या है तो उनका अपने को 1/3 करें तो 33 आता है। किसी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या 120 है, वहाँ 1/3 करें तो मतलब वहाँ कितनी होती है, 40 होती है। ये प्रावधान किया गया है कि उस राज्य की जो विधानसभा सदस्य संख्या होगी उनका 1/3 कर लो, उतने सदस्य संख्या का प्रस्ताव भेजा जाता है, संसद उस पर अनुमोदन करती है और संसद के बाद में वो क्या करते हैं, वहाँ सदस्य संख्या का निर्धारण किया जाता है। अगर बातचीत करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 40 निर्धारण की गई है। अगर कहीं भी राज्य विधान परिषद का गठन करना है तो कम से कम 40 सदस्य होने आवश्यक है। अधिकतम तो वहाँ के विधानसभा का 1/3 होता है, लेकिन न्यूनतम की बात करें तो 40 होता है। साथियों, अगर हम राज्य विधानसभा के बारे में बातचीत करें तो अधिकतम का प्रावधान 500 किया गया है, न्यूनतम का प्रावधान 60 किया गया है, वो भी हमें याद होना जरूरी है। इसके अलावा साथियों, आपको मेरी क्लास
अगर पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों, साथी, मित्र, भाई बंधुओं को भेजिए। और साथ में आप अगर हमारे YouTube चैनल से, हमारे WhatsApp ग्रुप के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको हर दिन 10 संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ में व्याख्या सहित आपके पास में भेजा जाएगा। हम बातचीत करें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, और मैं बिशनदान चारण आपके साथ में संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। तो हम यहां लिख लेते हैं अधिकतम सदस्य संख्या। अधिकतम की बात करें तो हम यहां लिख लेते हैं उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या का 1/3 भाग होगा। और न्यूनतम की बात करें तो ये प्रावधान किया गया है 40 का। साथियों, इसके अलावा अब हम बातचीत करेंगे निर्वाचन के बारे में। तो पहले मैं एक बार पुनः आपके सामने चर्चा कर लेता हूं। संविधान के अनुच्छेद 171 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसमें राज्य विधान परिषद की संरचना के बारे में उल्लेख मिलता है। अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या का 1/3 भाग होगा। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी। अब हम बातचीत कर लेते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, इसके निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, निर्वाचन की विधि क्या है, इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या पता प्रश्न कैसे आ सकता है, कैसे आया हुआ है और कैसे आने की संभावनाएं हैं। साथियों, कोशिश तो यही है कि मैं आपको जो पढ़ाऊँ वो सही व सटीक पढ़ाऊँ और प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाऊँ, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। ये तो मेरी कोशिश है, बाकी सब आपकी मेहनत है। जैसे आप जितनी मेहनत करोगे आपके उतने ही अच्छे और सही प्रश्न होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब हम बातचीत कर लेते हैं निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन कैसे होता है, और 2 नंबर पर बात करेंगे हम निर्वाचन की विधि के बारे में बातचीत करेंगे कि निर्वाचन की विधि क्या है। अब हम बातचीत करते हैं निर्वाचन की। तो निर्वाचन हमें पता है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता नहीं करती है। करती तो जनता है। एक तो जनता प्रत्यक्ष रूप से किसी का निर्वाचन करती है, एक अप्रत्यक्ष रूप से किसी का निर्वाचन करती है। हम सब प्रत्यक्ष रूप से हम विधायक के निर्वाचन में भाग लेते हैं। हम एक विधायक को चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। हम जाके खुद वोट देते हैं, विधायक का हम जिता कर उसको विधानसभा भेजते हैं। और वो विधानसभा में बैठे हुए विधायक या कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो उनका निर्वाचन करते हैं विधानसभा के परिषद के सदस्यों का। इसका मतलब हुआ कि जनता ने चुना विधायकों को और विधायकों ने चुना किसको, विधान परिषद के सदस्यों को। इसके अलावा इनका जो निर्वाचन होता है वो आंशिक रूप से मनोनीत होता है, आंशिक रूप से निर्वाचित होते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं आंशिक नहीं कह रहा हूँ, मैं आंशिक कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका तो निर्वाचन होता है, कुछ ऐसे सदस्य हैं उनका मनोनयन करता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न कि मनोनयन कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किन सदस्यों को करता है। तो पहले निर्वाचन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाद में मनोनयन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मैंने आपको कहा कि जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, लेकिन करती जनता भी है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करती है। और वो मैंने बता दिया कि हम लोग किसको चुनते हैं, विधायकों को, और विधायक किसको चुनते हैं, इनको चुनते हैं। तो हम ये कहते हैं निर्वाचन इनका होता जनता के द्वारा है, लेकिन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। निर्वाचन की विधि क्या है, किस निर्वाचन की विधि के तहत इनका चुनाव होता है, तो वो है एकल संक्रमण की एकल
संक्रमण की आनुपातिक मतदान प्रणाली, आनुपातिक मतदान प्रणाली, ये कौन सी विधि है? तो आपको पता है, आपने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा है, आपने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा है, तो आपने राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ा है, तो वो ये विधि है कि एकल संक्रमण की आनुपातिक मतदान प्रणाली। एकल संक्रमण की आनुपातिक मतदान प्रणाली की क्या होता है कि इनको वरीयता क्रम में मत दिया जाता है, और जिसमें जो एक होता है कि भाई इतना कोटा आपको निर्धारण करना है, और उससे कोटे से अगर जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं तो वो उसमें क्या होता है, इनका निर्वाचन किया जाता है। अगर हम ये कहें कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और निर्वाचन की जो विधि है वो है एकल संक्रमणीय की आनुपातिक मतदान प्रणाली। अब हम बातचीत करेंगे साथियों कि इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य, मैंने पहले कहा कि विधान परिषद के सदस्य मनोनयन भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं। अगर ये कहे कि कुल विधान जो परिषद के सदस्य हैं उनका 1/6 भाग तो क्या होता है, मनोनयन होता है, और उनका मनोनयन कौन करता है, राज्यपाल करता है। और किसका करता है, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। हमने ये कहा कि विधान परिषद, साथ साथ में इनको लिखते जाए, विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन व कौन सा नयन, मनोनयन व निर्वाचन होता है। मनोनयन भी होता है, निर्वाचन भी होता है। और अगर मनोनयन की बात करें, एक कुल जो अपने जो सदस्य संख्या है विधान परिषद की, उसकी विधान परिषद की 1/6 भाग राज्यपाल मनोनयन करता है, मनोनयन करता है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें 5/6 भाग का निर्वाचन होता है, तो हमने ये कहा कि कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है, कुछ सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब मनोनयन की पहले कहानी पढ़ लेते हैं कि मनोनयन क्यों करता है, कौन करता है, कैसे करता है, किस प्रकार करता है, और किन किन लोगों का मनोनयन होता है। क्या वो किसी क्षेत्र विशेष से होते हैं, क्या वो किसी संस्था से जुड़े हुए होते हैं, क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। अब हम चर्चा कर रहे हैं जो जिस चर्चा के बारे में उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है, वो संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है। क्या किया गया है कि राज्यपाल 1/6 भाग को मनोनयन करेगा, और किस किस लोगों को करेगा, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनका मनोनयन करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब साथियों, इसके अलावा एक हमें यहाँ फायदा भी नजर आ रहा है कि अपन पढ़ रहे हैं कि विधान परिषद के क्या लाभ है, क्या हानि है। हानि की बात करें तो धन का अव्यय होता है, धन ज़्यादा खर्च होता है। और लाभ की बात करें तो कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं, जो किसी संस्कृति से जुड़े होते हैं, वो किसी साहित्य से जुड़े होते हैं, लेकिन उन लोगों को चुनाव लड़ना पसंद नहीं है। हमारे देश में ऐसे बहुत ऐसे लीडर, इंदिरा गांधी की बात करें, चाहे आप मनमोहन सिंह की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की बात करें, तो कुछ ऐसे सदस्य हैं। पहले एक बार अपने ये कहे कि कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ना, पैसे खर्च करना, दारू बांटना, सिगरेट बांटना, ये जो पार्टियां करना, रैलियां करना, दिखावा करना, ये पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब सरकार को उन लोगों की आवश्यकता है कि जैसे एक आदमी है कि उस आदमी की सरकार को आवश्यकता है। अगर हम कोई बात करें, कोई एक ऐसा लेखक है,
या ऐसा कोई न्यायाधीश पद से रिटायरमेंट है, या ऐसा कोई अब जैसे रंजन गोगोई साहब हैं, पहले वो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उनके वो 46वें मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको राज्यसभा में लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि वो चुनाव लड़ना तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो विचार है वो हमें उनकी आवश्यकता है। एक आदमी है जो राजस्थान में लेखक है और अच्छा है, अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है, उनके उच्च विचार हैं, सरकार के उनके विचारों की आवश्यकता है, सरकार को उसकी आवश्यकता है, तो सरकार उसको क्या करेगी, यहाँ से मनोनयन करवा देगी राज्यपाल से और उनको विधान परिषद में ले आएगी। इसलिए इसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमने कहा कि 1/6 भाग कौन मनोनयन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल किन किन लोगों का करता है, यह इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 171 में किया गया है। राज्यपाल जो मनोनयन करते हैं वो 1/6 भागों का करते हैं। ये कौन करता है? राज्यपाल अनुच्छेद 171 के तहत करते हैं, जो साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन, इनसे जुड़ा हुआ होता है। हम बातचीत करें कि ये लोग कहाँ से कैसे जुड़े होते हैं, तो साहित्य, कला, अच्छा विज्ञान भूल गए, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, एक सहकारिता आंदोलन, ये महत्वपूर्ण है। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग होते हैं, इन लोगों का 1/6 भाग के तहत मनोनयन कर लेते हैं, विधान परिषद में ले आते हैं। अब हम बातचीत करेंगे, हमने ये पढ़ा कि विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन भी होता है, निर्वाचन भी होता है। 1/6 भाग का राज्यपाल मनोनयन करता है, बाकी के 5/6 भाग का निर्वाचन होता है, और जो मनोनयन करता है वो राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 171 के तहत करता है। ये साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग होते हैं। साथियों, अब हम जो जिस बातों के बारे में उल्लेख किया गया है, हमने उनका सदस्यों का निर्वाचन भी करवा दिया। अब हमें कार्यकाल का पता होना चाहिए कि कार्यकाल क्या है, कार्यकाल क्या है और इनको शपथ कौन दिलाता है और इनकी योग्यता क्या होती है, क्या निर्योग्यता होती है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, अगर हम बातचीत करें तो कार्यकाल के बारे में बातचीत करें तो हमें एक उत्तर आता है। अगर मैं आपको पूछूं या आप मेरे से पूछो कि विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमने सामान्य रूप से 5 साल पढ़ा था, और उसमें यह भी कहा कि विधानसभा को राज्यपाल पहले भी भंग कर सकता है, विघटन कर सकता है। इसके अलावा अब हम जानकारी लेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, विधान परिषद के कार्यकाल कितना होता है, किस प्रकार इनका कार्यकाल बनता है। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल माने तो ऐसे माना जाता है 6 वर्ष, और बीच में लिखा हुआ है सामान्यतः। इस प्रश्न का कोई फिक्स उत्तर नहीं है कैसे होता है, तो उनका यह होता है कि जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, वो सामान्य होता है। ये 6 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो विधान परिषद का होता है। किन का होता है? विधान परिषद का। तो आप कहोगे कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का माना जाता है। विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? पदमुक्त होते हैं, और इनके स्थान पर नए सदस्य आते रहते हैं। इस प्रकार की इनकी श्रृंखला बनती रहती है। 1/3 सदस्य जाते रहते हैं हर 2 वर्ष के बाद में, तो 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष 2 4 6, और 1/3 सदस्य ऐसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनका कार्यकाल चलता रहता है।
ये इनके कार्यकाल के बारे में सामान्य बातें थी। अब हम पढ़ेंगे शपथ के बारे में। पहले हमने विधानसभा सदस्यों के शपथ के बारे में पढ़ा था, शायद आपको याद भी है, और अगर याद नहीं है तो भाई याद करो। या तो आपको करना पड़ेगा कि विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। विधानमंडल में विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आता है। दोनों के जो सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत जो व्यक्ति होता है वो शपथ दिलाता है। क्या इस शपथ का कहीं उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 ये कहता है कि शपथ का उल्लेख किया गया है। और कहाँ किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 188 ये कहता है कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो चर्चा कर ले वहाँ तो थोड़ी चर्चा और करा, इतने में अपना क्लास का समय भी हो जाएगा। हम चर्चा कर रहे हैं शपथ के बारे में, और मैंने आपको शपथ के बारे में अभी मैं आपको ये कह देता हूँ, अगर आपको शपथ पूछे और वो राज्य विधानमंडल इन दोनों के बारे में अभी एक बार बात कर लेते हैं। और राज्य विधानमंडल में कौन कौन आ जाते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। अगर इन दोनों के बारे में, अगर इनके दोनों के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। और अगर राज्यपाल नहीं करता है तो यहाँ लिखा हुआ है राज्यपाल के द्वारा अधिकृत, राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति। मैं एक बार पुनः मेरी बात को दोहराता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शपथ के बारे में, चाहे शपथ विधानसभा सदस्यों की या विधान परिषद के सदस्यों की, दोनों को शपथ, और दोनों कहाँ आते हैं? राज्य विधानमंडल में आते हैं। दोनों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलवाता है। और इस चीज़ का पूरा जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में जानकारी मिलती है कि राज्य विधान मंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाएगा। ये हमने शपथ के बारे में जानकारी ली। अब हम बातचीत करेंगे निर्योग्यता के बारे में कि इनकी निर्योग्यता कैसे होती है, निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है, निर्योग्यता का निर्धारण किसकी सलाह पर किया जाता है। इनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक है। निर्योग्यता का मतलब ये होता है कि एक सदस्य को आपने चुन लिया और चुनने के बाद में उसमें कोई योग्यता का अभाव पाया गया तो आप उसको निर्योग्य घोषित करके उसको वहाँ से पद से हटा दोगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निर्योग्य घोषित करना है तो कौन करेगा, किसके आधार पर करेगा, किसकी सलाह पर करेगा, ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दो बातें हैं और दोनों बातें अभी हम व्हाइट बोर्ड पर चर्चा करेंगे कि निर्योग्य के दो आधार कौन कौन से हैं। पहले हम निर्योग्य दो प्रकार से होते हैं, लेकिन पहले हम चर्चा कर लेते हैं निर्योग्यता के आधारों की और बाद में चर्चा करेंगे निर्योग्यता का निर्धारण की। निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है, कैसे किया जाता है। पहले निर्योग्यता का आधार पढ़ लेते हैं। निर्योग्यता का आधार, क्या निर्योग्यता का आधार कहीं लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 क्या बताता है? निर्योग्यता के आधारों के बारे में जानकारी देता है। 191 क्या कहता है इनके बारे में जान, वह भारत की नागरिकता का परित्याग करते। हम निर्योग्यता के आधारों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। 5 ऐसे कारण हैं जिनके कारण अगर विधान परिषद के सदस्यों में पाया जाता है तो उसको हम निर्योग्य घोषित करके उसको पद से हटा देते हैं। 5 कारण कौन कौन से? पहला कारण कि उसने भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिया, या तो उसके भारत की नागरिकता को छोड़ दिया या किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, तो आप उसको निर्योग्य घोषित करके हटा दो।
इसके अलावा उसने कोई भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर लिया। अगर कोई व्यक्ति है, अगर हमारा विधान परिषद का सदस्य है, उसने भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लिया या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लिया, तो उस व्यक्ति को हम नियोग्य घोषित करके पद से हटा सकते हैं। 2 हो गई। 3 नंबर पे बात करें कि अगर वह दिवालिया घोषित हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति या कोई सदस्य दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसको हम नियोग्य घोषित करके उसको पद से हटा देते हैं। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें, इसके अलावा अगर उस न्यायालय ने उसको विकृचित घोषित कर दिया तो उसको हम वहाँ पद से हटा सकते हैं। नंबर 4 हो गई। 5 पे ये कहते हैं कि संसद के द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करता हो। संसद ने एक ऐसी योग्यता जोड़ दी जो उस सदस्य में नहीं है, उस सदस्य को हम नियोग्य घोषित करके पद से हटा सकते हैं। अब पहले इनके आधारों के बारे में उल्लेख करते हैं, बाद में हटाने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करेंगे। भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो, ठीक है। नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। 2 नंबर यह कहता है कि उसने भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर लिया। इसके अलावा वह दिवालिया घोषित हो जाए। इसके अलावा उसको न्यायालय के द्वारा विकृचित घोषित कर दे। इसके अलावा संसद के द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता। नियोग्यता का आधार अनुच्छेद 191 में वह भारत की नागरिकता का परित्याग कर दे, उसने भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर लिया हो, वो दिवालिया घोषित हो गए हो, या न्यायालय ने उसको विकृचित घोषित कर दिया, या संसद के द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करता हो, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो व्यक्ति नियोग्य घोषित हो जाएगा। नियोग्य घोषित हो जाएगा। इनके आधार तो हमें 91 में अनुच्छेद 191 में जानकारी मिलती है। अब हम करेंगे बातें कि नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है। नियोग्यता का निर्धारण पहले एक बात और कर देते हैं कि दल बदल के आधार पर 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूं, दोनों प्रश्न के उत्तर देने की आप कोशिश करें। दल बदल के आधार पर राज्य विधानमंडल के सदस्यों का नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है। दल बदल के आधार पर विधानसभा के सदस्यों के दल बदल के आधार पर नियोग्य घोषित कौन करता है, तो वो देखता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ये देखता है कि अगर दल बदल किया हो तो उस व्यक्ति को आप नियोग्य घोषित कर सकते हो, वो तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अगर आपको पूछ ले कि नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है या राज्य विधानमंडल के सदस्यों का नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है, तो वहाँ आपको राज्यपाल करना है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों का नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। विधानसभा के सदस्यों का नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। विधान परिषद के सदस्यों के नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन क्या कहता है ये, लेकिन ये कह रहा है कि अगर विधानसभा के दल बदल के आधार पर सदस्यों का नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है, दल बदल आ जाए तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। हम थोड़ा नियोग्यता का निर्धारण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है। नियोग्यता का
निर्धारण और नियोग्यता का निर्धारण का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 में। और कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। राज्यपाल तो कर रहा है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? तो सलाह है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियोग्यता का निर्धारण किया जाता है। एक यहाँ नोट लगा के लिख देते हैं कि विधानसभा के सदस्यों की दल बदल के आधार पर नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। किसके आधार पर? दल बदल के आधार पर। ये साथियों हमारे राज्य विधान परिषद के बारे में सामान्य परिचय था। राज्य विधान मंडल के बारे में हमने चर्चा की। आगे की क्लास में कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।